ओम शांति। स्वागत है आप सभी गणमान्य अतिथियों का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस वीडियो सेशन में, जहां आप न केवल इस संस्थान की स्थापना के उद्देश्य को जानेंगे बल्कि यहां सिखाए जाने वाले राजयोग से भी परिचित होंगे, उसके महत्व को जानेंगे और यथासंभव इसका अनुभव भी पाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात जो आज के इस वीडियो सेशन में हम करने जा रहे हैं वो ये कि सारी बातें दिल से हो ताकि आपके दिलों तक पहुंच सके। तभी तो आपके दिलों में पहुंचकर, दिलों में उतरकर आपको अपने साथ लेकर आऊं और यथासंभव इस राजयोग का अनुभूति करा सकूं। तो इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ बात करते हैं आपके उस श्रेष्ठ मकाम की, उस कामयाबी की जिसे आपने बड़े ही कठिन मेहनत, सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास से हासिल किया है। ऐसा है ना? और आज के कंटेक्स्ट में अगर हम कहें तो आपके इस हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी साथ दिया है ना, स्मार्ट वर्क ने भी साथ दिया है। लेकिन यहाँ आपका दिल जानता है कि आपकी इस कामयाबी में एक फैक्टर और है जिसे आप 1% ही सही अपनी कामयाबी में स्थान दें, लेकिन वो है, और उस फैक्टर का नाम है भाग्य, लक। यहाँ भाग्य कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके जीवन की ये कामयाबी, आपने ये जीवन का ये मकाम भाग्य भरोसे पा लिया है, बिल्कुल नहीं। वास्तव में इसके लिए जो ज़्यादा सटीक शब्द होना चाहिए वो है, आज के कंटेक्स्ट में जो है वो है अनसर्टेनिटी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ये अनिश्चितता आज बहुत बढ़ गई है। हम बड़ी मासूमियत से कहते हैं आजकल ना किसी के जीवन में, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहते हैं ना। तो ये जो अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं ये क्या है? एक तरफ तो हम बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, नए नए चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम विज्ञान में इतना उन्नति पा रहे हैं, हम चांद पर चले गए, हम मंगल पर पहुंच रहे हैं, हम एआई से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि साथ ही साथ हमारे जीवन की ये अनसर्टेनिटी बढ़ती ही जा रही है ना। तो दिस इज़ द एरा ऑफ अनसर्टेनिटी, and in this era of uncertainty, the establishment of these institutions ensures the certainty in our life. ये हमारे जीवन को पूरी तरह निश्चिंत बना रहा है। ये इकलौता ऐसा विद्यालय है, ऐसा विश्वविद्यालय है जो अनिश्चितताओं के इस दौर में हमारे जीवन को पूरी तरह निश्चिंत बना देता है। इसकी दूसरी अनोखी विशेषता है कि ये इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी शाखाएं पूरे विश्व भर में फैली हैं। 140 देशों से भी अधिक देशों में इसकी शाखाएं आज उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और देश भर में हज़ारों शाखाओं के साथ ये इकलौता विश्वविद्यालय है। क्योंकि अन्य जो भी विश्वविद्यालय का हम नाम जानते हैं ना, उसका दायरा काफ़ी सीमित होता है, वो पूरे विश्व भर में कोई नहीं होता। नाम के आगे होता है विश्वविद्यालय, लेकिन विश्व भर में नहीं होता। तो ये दूसरी इसकी विशेषता है जो इसे इकलौता बनाती है। तीसरी विशेषता भी है इसमें, और ये है कि आज का ये जो दौर है ना, ये मार्केटिंग का दौर है। ये हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विसेज, हर कुछ बेचा जा रहा है। Everything is to be sold, but this institution is the only institution जहाँ nothing is to be sold। यहाँ कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ फ्री पैकेजेस दिए जा रहे हैं और पीछे से बड़े बड़े चार्जेबल पैकेजेस तैयार हों। कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। यहाँ जो मूल ज्ञान दिया जाता है वो पूर्णतः निःशुल्क है और कुछ भी यहाँ बेचने के उद्देश्य से नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता। तभी तो इसे हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं ना। तो ऐसे 3 अनोखी, और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन ये 3 ऐसी हैं जो इसे पूरे दुनिया में अनोखी बनाती है। तो ऐसे ही अनोखे विश्वविद्यालय में ऐसा क्या है जो इसे अनोखा बना रहा है?
तो यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है, चूँकि ये विश्वविद्यालय है तो यहाँ 100% शुद्ध पढ़ाई होती है। तो इस पढ़ाई में का आधार क्या है? जैसे हम एक साधारण तौर पर देखें तो हम मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक की बेसिक पढ़ाई होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो आईए लेते हैं, आईएससी लेते हैं, आईकॉम लेते हैं। मतलब एक सेक्शन होता है कि आपको किस क्षेत्र में आगे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है आध्यात्म। अब यहाँ आध्यात्म कहते ही एक छोटा सा स्पष्टीकरण यहाँ देना थोड़ा आवश्यक हो जाता है कि बोलचाल की भाषा में, रोज़ के बातचीत में हम आध्यात्म, धार्मिक बातें, सत्संग जैसी और भी जो भी बातें हो ना, सबको एक श्रेणी में रखते हैं कि लगभग सब एक जैसी चीज़ें हैं, सब में अच्छी अच्छी बातें बतलाई जाती हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा जो अंतर इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आता है कि ये जो धर्म की बातें हम करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं ना, ये हमें एक मार्ग प्रशस्त करता है अपनी मंजिल तक जाने का। लेकिन ये जो आध्यात्म है ना, ये एक वाहन है, दिस इज़ अ व्हीकल। और कोई भी वाहन हो तो हमें लगेगा कि उसे तो भाई कोई मीडियम चाहिए, कोई भी गाड़ी हो तो उसे या तो सड़क चाहिए, पटरी चाहिए, या हवाई जहाज है तो उसे हवा चाहिए, तभी वो उड़ पाएगा, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन दिस इज़ द व्हीकल which has a speciality that it does not depend on any kind of medium। इसे किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है किसी भी माध्यम से, किसी भी मार्ग पर चलकर, या बिना किसी मार्ग के सीधे भी। एंड दिस व्हीकल हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी दैट इट कैन टेक यू आउट फ्रॉम द डीप बग ऑफ sorrow, sadness, anger, fear and lots of challenges, illness of our life। हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं ना, उन सब से ये हमें सीधे बाहर ला सकता है। सो लेट्स गेट अ राइड ऑन दिस व्हीकल एंड हैव मच मोर एडवेंचर। और यहाँ एडवेंचर का मतलब शेकिंग योर बॉडी नहीं, जब शरीर को झकझोर देना एडवेंचर नहीं होता। एडवेंचर का अर्थ है कुछ नया, कुछ अनोखा, है ना। तो चलिए आज इस एडवेंचरस जर्नी की, इस व्हीकल के राइड की शुरुआत करते हैं। उस रोलर कोस्टर पर तो हम बहुत चढ़ चुके, बहुत देख चुके, लेकिन आज ऐसे राइड पर चलते हैं जो हमें जीवन में शांति, सुकून का ऐसा अनुभव कराने वाला है जो हम कभी ना भूलें, और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो ऐसे उद्देश्य के साथ जब हम इस आध्यात्म को आधार लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने जो मुख्य आधारभूत विषय आता है, उस विषय का नाम है राजयोग। इस आध्यात्म में हम सबसे महत्वपूर्ण जो सब विषय हमारा रहा वो है राजयोग। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है और इसके अंदर भी बहुत कुछ समाया हुआ है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस राजयोग का परिचय लेने के लिए सबसे पहले जो सबसे सरल विधि होगी वो है कि इसको हम पहले दो शब्दों में तोड़ लें, एक है राज और दूसरा है योग। तो पहले इस योग को समझते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना। और इस आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो क्या हो सकता है? बहुत सरल रूप से समझें तो इसका अर्थ है याद। उदाहरण के लिए हम अपने मित्र संबंधी किसी भी नाते रिश्तेदार को याद करें तो क्या करेंगे? हम उनकी बातों को याद करते हैं, उनके द्वारा बोली गई बातों को, हमारे साथ हुई उनकी वार्तालाप को, किसी भी बात को, उनसे जुड़ी हुई हर बात हमें याद आने लगती है। उनको याद करने का मतलब यही है ना। तो क्या होता है? मूलतः हम क्या हो रहे हैं? उनसे जुड़ जा रहे हैं। तो योग का साधारण अर्थों में, आध्यात्मिक भाषा में कहें तो इसका अर्थ है याद के माध्यम से जुड़ना। अब यहाँ राजयोग में क्या है? तो योग याद के माध्यम से जुड़ना तो है, पर क्या चीज़ से जुड़ना है ये अभी हमारे लिए एक राज बन गया है। बहुत सरल सहज सी बात, लेकिन हमारे लिए हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें ये राज की तरह लग रहा है। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। तो इस पर्दे को उठाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेना बहुत अच्छा होगा, और वो उदाहरण है कैप्टन कूल।
इस व्यक्तित्व का परिचय देते ही आप उस व्यक्ति विशेष तक पहुंच गए। जबकि यहाँ समझने और सोचने और ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, ना ही मैंने उनका नाम, सरनेम, प्रोफेशन, नेशनैलिटी, एज, जेंडर, रिलीजन, कुछ भी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आप उस खास व्यक्ति तक पहुंच गए ना। तो कहने का अभिप्राय है कि आज हम अपने नाम, सरनेम, प्रोफेशन, रिलीजन और भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे, नेशनैलिटी एंड जेंडर जैसी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा इसके पीछे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी पहचान क्या है? हमारा व्यक्तित्व। और बात रही इन सारी बातों की, तो ये क्या है? ये बस एक एड्रेस के जैसे है। जैसे आज हम किसी एड्रेस को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसके सबसे पहले उसमें स्टेट का नाम देखते हैं कि किस स्टेट का है, फिर वो किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में किस एरिया में, एरिया के बाद किसी कॉलोनी में, किस अपार्टमेंट में, किस फ्लैट नंबर में, और फाइनली हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक डिनोट करने का साधन है। पूरी भीड़ में किसी एक व्यक्ति विशेष को डिनोट करने के लिए ये सारे बस एक एड्रेस की तरह एक फॉर्मेलिटीज़ हैं। वास्तव में हमारी पहचान हमारा व्यक्तित्व है, और हमने भले ही पहले से ध्यान दिया हो या ना दिया हो, अभी भी आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने नाते रिश्तेदारों में जितने भी लोग आपके आसपास में हैं, जितने भी संबंध संपर्क में आपके पास के लोग हैं, आप एक बार उनके बारे में सोचिए। आप उनको उसी व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। भले ही हम उदाहरण लें तो किसी एक्सट्रीम केसेस का ही लेंगे, जैसे कि कुछ उदाहरण अगर हम देख लें तो कपिल, अरे इतना बड़ा कॉमेडियन है, मतलब उसके पास जाने का मतलब है ना, किसी ना किसी बात में, कोई ना कोई बात में वो हंसने की बात निकाल ही देता है। बड़ा हंसमुख विचार का व्यक्ति है। कौन? दिलीप। उसकी तो बात मत करो, इतना बड़ा कंजूस आदमी तो मैंने मतलब कभी देखा नहीं है। ऐसा भी कोई कंजूसी करता है क्या? कौन? हरीश। अरे बाबा, कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है वो। आज के समय में इतनी ज़्यादा ईमानदारी का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना हम। तो ये क्या है? ये हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। लेकिन हम क्या, अभी हम उदाहरण में देखेंगे तो किसी भी एक्सट्रीम केसेस को ही देखेंगे, लेकिन हम अपने वास्तविक जीवन में अगर बात करें तो जितने भी लोग हैं ना, सबके साथ हम उनको उनके व्यक्तित्व से ही जानते हैं। हम नाम के लिए उनका नाम लें, उनका प्रोफेशनली उनको नाम से बोलें या कुछ भी हम उनको डिनोट करें, लेकिन हमारे मन में हमारी जो छवि उनकी आती है वो उसी व्यक्तित्व के रूप में आती है ना। अब ये जो व्यक्तित्व है ये अलग अलग है। जैसे अभी हमने कुछ उदाहरणों में देखा, या हम अपने नाते रिश्तेदारों में देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व में अंतर है, उसका आधार क्या है? बड़ा सरल है। हम कहेंगे सबका नेचर अलग अलग होता है ना। सबका नेचर अलग है, लेकिन ये नेचर तो हमारे भीतर की बात है ना। मेरा नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, फलाने का नेचर कैसा है, सबका नेचर अलग अलग है। लेकिन ये हम जब उस नेचर को व्यक्त करते हैं तब वो हमारे व्यक्तित्व के रूप में सामने वाले को दिखाई देता है। जैसे रंगों के बारे में हम जानते हैं ना कि हर एक रंग ने बाकी सारे रंगों को, श्वेत प्रकाश से हर एक रंग को अपने भीतर समा लिया, बस किसी एक रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो उसी रंग का हमें दिखाई पड़ता है। इतना तो हम बड़ी सहजता से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा नेचर जो है, हमने उस नेचर को जिस रूप में व्यक्त किया ना, वही अब व्यक्तित्व के रूप में सामने वाले हमें देखते हैं या फिर हम दूसरों को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक व्यक्ति, जो मेरा एक नेचर है, और मेरा एक व्यक्तित्व है जो मैंने व्यक्त किया है, इन दोनों के बीच में ये जो पुल का काम कर रहा है, ये है मेरा व्यक्त करने का तरीका। क्या व्यक्त करता हूँ मैं? तो अपने रिएक्शंस टू द सिचुएशंस,
जो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आती हैं, जो बातें मेरे जीवन में आती हैं, उन पर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वही मेरे व्यक्तित्व के रूप में सामने झलकता है। जैसे हमने इस कैप्टन कूल का उदाहरण लिया, इसमें क्या था, उन्होंने विकट परिस्थितियों में अपने नेचर को व्यक्त किया इन हिज वे, उन्होंने अपने तरीके से उसे व्यक्त किया और उन्होंने रिएक्ट किया उन सिचुएशंस को। तब हमने उनको एज अ कैप्टन कूल पहचाना ना, उनके व्यक्तित्व को जाना कि ये कैप्टन कूल है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपने जीवन में हर छोटी बड़ी परिस्थितियों पर रिएक्ट करते रहते हैं। वी आर यूज्ड टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस। थोड़ा ध्यान देंगे तो 15 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले अपने जीवन में जो हमारे जो नाते रिश्तेदार थे, अगर वो आज भी हैं तो हम उनके देख सकते हैं, हम बल्कि उनसे कह भी देते हैं कि पहले आपका नेचर ऐसा नहीं था, आप पहले ऐसा नहीं कहते थे, पहले आप ऐसा नहीं करते थे। या हमसे लोग शिकायतें कर देते हैं कि पहले तो आप ऐसा नहीं कहते थे, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। तो हम खुद में जब इस बात ऐसा जब हम सुनते हैं या जब हम दूसरों से कहते हैं तो हम ये एनालिसिस करते हैं ना कि हमारा नेचर में भी चेंज आया है। दैट्स द मेजर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो सेशन। यहाँ सबसे ज़बरदस्त जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो यही है कि हमारा ये जो नेचर है ना, ये चेंज होता रहता है। और वास्तविकता ये है कि ये चेंज होते होते हर एक की परिस्थितियों के अनुसार ये चेंज होता चला गया। और सच्चाई ये है कि आज हर एक कौन कहाँ पे है कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हर एक को ये लगता है कि वो सही है, लगता है ना, लेकिन दूसरे कहते हैं कि वो गलत है। हम ये अपनी तरफ से कहते हैं कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो हम कैसे सही हैं, या फिर हम ये कह देते हैं कि तुम गलत हो। लेकिन हर एक तो यही समझ रहा है ना, तो गड़बड़ी है कहाँ पे? यही है आज हमारे इस वीडियो सेशन का उद्देश्य भी और महत्व भी, और ये राज जानना कि वो बात क्या है, वो मूल बात क्या है, उसी राज पर से अब हम पर्दा उठाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि इसको पहले एक छोटा सा उदाहरण से समझ लें तो और अच्छे से हम बात समझ पाएंगे। और वो उदाहरण ऐसा है कि एक ग्राफ होता है जो हम बहुत सभी गणमान्य अतिथि आप यहाँ उपस्थित हैं तो आप बहुत साधारण रूप से समझ सकते हैं कि कोई भी एनालिसिस हम करते हैं, कोई भी चीज़ हमें दिखलानी होती है, ग्रोथ दिखलाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम 2 डायमेंशनल ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है ना। तो चलिए इस ग्राफ के अनुसार हम पहले अपने उस उदाहरण तक पहुंचते हैं। इस उदाहरण में ये चित्र हम यहाँ देख रहे हैं। इस चित्र में हम बड़ी सरल रूप से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है जिसके 5 मीटर की दूरी पर उसे कुछ चीज़ चाहिए जो सामने मिल रही है उसे 5 मीटर की दूरी पर। तो उसने अपने जो ज्ञान, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत सारे नॉलेज एक्वायर करते हैं, उस सारे नॉलेज से उसने जाना कि 5 कदम अगर मैं इस तरफ बढ़ता हूँ तो मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसे इन एक्सिस का, इस डायमेंशन का ध्यान मालूम नहीं है, उसे जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ वो 5 कदम तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसे दूसरी एक्सिस का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लगातार वाई एक्सिस में नेगेटिव चला गया। फाइनली हुआ क्या? 5 कदम तो उसने चले, लेकिन अपनी मंजिल से, अपनी उस चीज से वो 10 मीटर दूर हो गया है ना। यही है अनसर्टेनिटी ऑफ आवर लाइफ। आज हमारे जीवन में ये जो अनसर्टेनिटी है ना, वो यही है। इन आयामों का ज्ञान हम भूल गए हैं। तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ लेकर के चलते हैं, अपनी मंजिल को सामने रखते हैं और उधर बढ़ते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे आयाम में नकारात्मक चले जाते हैं और फाइनली हम अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। और आज हम जिस राज पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं ना, ये 3 डायमेंशनल ग्राफ में हमारे जीवन को दर्शाता है। 3 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यही है ना। तो इस जैसे एक साधारण हमारा रूप से देखें तो एक नॉर्मल रूम,
तो इस रूम में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, इसको हम कैसे डिनोट कर पाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एग्जैक्ट वैल्यू हम बता दें तो उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आज हर कोई का नेचर में चेंजेस आ गया है, हर कोई का नेचर अलग अलग है, ये तो हम महसूस कर रहे हैं ना। तो ये जो अलग अलग नेचर है, सब कोई जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है। ये जो 3 डायमेंशनल फिगर हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या है, कोई भी किसी भी तरफ हो सकता है, किसी एक्सिस पर वो पॉजिटिव है, किसी एक्सिस पर वो नेगेटिव है, कोई भी कहीं भी है। लेकिन एक बात है कि अब हम इसे कैसे पता चले कि वो कौन कहाँ पे है, उसके लिए जो मेजर पॉइंट, जो मेजर बात हमें जाननी होगी, वो उस ओरिजिन पॉइंट को जानना होगा, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ पर से ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस निकल रहे हैं, है ना। तभी तो हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, वाई और जेड पर भी पॉजिटिव है या नेगेटिव, कौन कहाँ पर है, तभी हम एग्जैक्ट जान पाएंगे। तो चलिए इसी एग्जैक्ट पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं, जो इस पूरे वीडियो सेशन का, इस राजयोग का राज है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्पष्टीकरण और देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आज हम बस इतने एक छोटा सा हम परिचय ले लिया तो हम हर कोई किसी को जज कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये वो बिंदु है जहाँ पर हम जब स्वयं पहुँचते हैं तब हम इस पूरे डायमेंशन को, इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे जीवन को एक अलग तरीके से देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो इसका अनुभव करना है, तभी हम पहले खुद को इस स्थान पर, इस 0 पॉइंट पर लेकर आना है, तभी हम आगे कुछ दूसरों के लिए कर पाते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं जहां से ये तीनों ही एक्सिस निकलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एकदम ओरिजिन पॉइंट, इससे हम आज के इस वीडियो में, ऐसे तो इस शब्द को हमने पहले बहुत बार सुना है, लेकिन हम इसके और ज़्यादा व्याख्यान में न जाते हुए अभी इसे एक नाम देते हैं, और वो है आत्मा। बिंदी एक पॉइंट है जहाँ पर से ये सारा कुछ स्टार्ट होता है, वो ओरिजिन पॉइंट जो हमारा, हम खो गए हैं, हम बिखर गए हैं, उन सब को समेटता है ये पहला बिंदु, जो हमें बतला रहा है कि हमारा ओरिजिन पॉइंट क्या था, मेरा वास्तविक नेचर क्या था, जिससे हम किस तरफ कितना डिस्ट्रैक्ट हुए हैं हम समझ पाएँ। उस बिंदु पर जो हमारा नेचर होगा ना, उसको हम 7 गुण के नाम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके 7 गुण के नाम से हम इसको जानते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बेसिक है उसका नाम है पवित्रता। और इसको हम अगर थोड़ा थोड़ा अपने जीवन से रिलेट करते चलें तो पवित्रता क्या है? पवित्रता वो चीज़ है जिसे हम भले ही उसके मूल बातों के साथ ना जोड़ पाएँ अभी तुरंत में, लेकिन इतना समझते हैं कि हम साफ़ सुथरी जगह जहाँ हो, साफ़ सुथरा माहौल जहाँ हो, वैसी जगहों को पसंद करते हैं ना। तो हमारी पसंद क्या है? पवित्रता की है। हमें हर चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी लगती है ना। तो ये हमारे उस गुण को, हमारे उस नेचर को रिलेट करती है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है शांति का। हम जब भी कभी भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो क्या करते हैं? मुझे 2 मिनट अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। कहने का अर्थ है जब भी हम ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, चाहे किसी भी एक्सिस पर हो, उसको भी हम बाद में समझेंगे, लेकिन किसी भी एक्सिस पर जब हम ज़्यादा नेगेटिव जाने लगते हैं, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने शांति के उस नेचर से दूर होने लगते हैं, तो हम पहले उसको रोकते हैं, इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए। ऐसा होता है ना। तो ये मेरे उस नेचर को की ओर मुझे खींचने का, मेरा जैसा भी असफल ही सही, लेकिन प्रयास तो हम करते हैं ना। तीसरा होता है प्रेम, और इसकी परिभाषा तो बिल्कुल सहज है। ये जब भी हमें कोई निर्विकारी प्यार हमारी ओर आता है ना, तो हम उसकी ओर बड़ी तेज़ी से आकर्षित होते हैं और हमारे दिल से भी खूब सारा प्यार उमड़ता है। और इसका सबसे सरल उदाहरण है एक छोटे से बच्चे का मासूम सा प्यार। जब हम किसी अनजान से बच्चे को किसी पब्लिक प्लेस पर उसकी किसी की गोद में देखते, जब हम उस व्यक्ति को नहीं देख रहे होते, तो गोद में बच्चों को जनरली हम उसका चेहरा पीछे होता है और हम पीछे से उस बच्चे को देखते हैं।
तो किसकी गोद में कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हम उस बच्चे को देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं तो हमारे दिल में ढेर सारा प्यार उमड़ता है ना। तो यही तो है हमारे प्यार का नेचर का एक परिचय। फिर है हमारा सुख का नेचर। तो इसका साधारण सा उदाहरण है हमारे जीवन में आज हम जो लग्जरी इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये हमारा नेचर का ही नतीजा है कि हम भले ही हमारा डायमेंशन थोड़ा अलग हो गया है, हम सिर्फ फिजिकल लेवल पर लग्जरी ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ अलग बात है, लेकिन मेरे नेचर में है कि मुझे सुख और वैभव में रहना पसंद है, तभी तो हम सुख और वैभव के लिए लग्जरी इकट्ठा कर रहे हैं ना। हमारा प्रयास किस डायमेंशन में, इस सीढ़ी वाले उदाहरण के हिसाब से हम जिधर भी जाने का प्रयास तो हमने किया, अब किसी और डायमेंशन में माइनस में चले गए, वो अलग बातें हैं, उसको हम बाद में समझेंगे, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, उसको हम धीरे धीरे समझ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम हर एक गुण को अपने उस वास्तविक नेचर से रिलेट करके देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला मेरा नेचर है वो है शक्तियों का, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो है हिम्मत। हम भले ही आज के समय में कुछ एनिमेटेड मूवीज़ में हमने देख लिया, कुछ जो भी हमने देखा तो हमें लगता है कि बाइसेप ट्राइसेप और शारीरिक रूप से खूब ज़्यादा स्थिति बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक हिस्सा हो सकता है 2% 4%, लेकिन वास्तव में शक्ति का मतलब होता है व्यक्ति का हिम्मत। जैसे हम अब जानते हैं ना मोहनदास करमचंद गांधी को, वो कौन थे? हिम्मत थी ना, ताकत थी ना, उतनी बड़ी अंग्रेज शासन के विरुद्ध वो खड़े हो सकते थे ना। तो ये होती है ताकत, ये होता है हिम्मत। तो ये मेरा नेचर है। हम पहले हिम्मत करते हैं, शारीरिक बहुत उसका एक छोटा हिस्सा है, शारीरिक शक्तियाँ। उसके बाद आता है ज्ञान, और ज्ञान का मेरा नेचर है, इसलिए तो आज हम इतना सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। डायमेंशन शायद बदल गया है, लेकिन बातें तो है कि मेरा नेचर है कि मैं ज्ञान नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ। ज्ञान और नॉलेज थोड़ा अलग है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। और फिर आता है एक जो गुण है जो इसी पॉइंट पर, और इसका नेगेटिव नहीं है, इसको एक डिस्क्लोज करने से पहले एक छोटी सी भूमिका इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि यह जो अभी तक हमने 6 गुण देखे ना, इन सब की नेगेटिव्स भी हैं। मतलब कि जो हमने पवित्रता की बात की तो उसमें हम पतित होते हैं, गंदे हो जाते हैं, बहुत सफाई का उल्टा गंदगी, पवित्रता का उल्टा पतितपना, शांति का उल्टा हम देख सकते हैं अशांति, प्रेम का उल्टा नफरत, शक्तियों का उल्टा कमज़ोरी और ज्ञान का उल्टा मूर्खता। लेकिन ये जो 7वां बात लाने जा रहा हूँ ना, ये गुण, इसका नेगेटिव पहलू नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही मिलता है। और अगर हम किसी भी डायमेंशन में नेगेटिव पर है ना, तो इसको फील नहीं ले सकते, इसको अनुभव नहीं कर सकते, इस तरफ हमारी ये बिल्कुल खो ही गया है एक तरह से कहें तो इसका मतलब है, इसका नाम है आनंद। तो ये 7 गुण है जो इस पॉइंट पर हमारा ओरिजिनल नेचर है। अब बात होती है कि हम इससे कितने दूर हैं, किस डायमेंशन में नेगेटिव है, किस डायमेंशन में पॉजिटिव है। ये सब कुछ जानने के लिए, ये सब कुछ समझने के लिए ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। ये आज तो हमने उसका सिर्फ एक परिचय लिया है ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो परिचय है इसको हम अभी एक बार अनुभव ज़रूर कर सकते हैं एक छोटे से मेडिटेशन के माध्यम से। तो हम मेडिटेट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा संदेश कि आप सभी जो इस मेडिटेशन से या इन अभी तक की बातों से थोड़ा भी आपको लगता है कि बातें कुछ अलग हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ मुझे इसमें और जानना है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी शाखा में जो आपके नज़दीकी हो, जहां आपको संभव हो वहां आप ज़रूर आएँ बिना किसी हिचकिचाहट के। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के अंत में, जहां इस पूरे वीडियो में हमने इस संस्थान का परिचय पाया, बल्कि इसकी अनोखी विशेषताओं को भी जाना, इसके महत्व को जाना, और साथ ही साथ यहाँ सिखलाए जाने वाले राजयोग से भी परिचित हुए।
उसके अर्थ को समझा और बहुत संक्षेप में इसके महत्व को जानने का हमने प्रयास किया। जहाँ हमने ये जाना कि योग का साधारण अर्थों में हम समझें तो याद के माध्यम से जुड़ना अर्थ है, तो किससे जुड़ना है इस राज पर से भी हमने पर्दा उठाया कि अपने ही उस वास्तविक स्वरूप से जो हम पूरी तरह आज भूल चुके हैं। और इस 3 डायमेंशनल फिगर के हिसाब से हमने समझा कि आज हर कोई जहाँ जहाँ बिखरा पड़ा है, तो लेकिन जुड़ने का, रिलेट करने की कोशिश उसी मुख्य बिंदु से होती है, लेकिन उसकी विस्मृति हो चुकी है, भूल चुके हैं। इसलिए हम हर कोई अपने आप को सही अनुभव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो हम उस ओरिजिन पॉइंट से जब खुद को जोड़ते हैं तो हमारे रिएक्शंस में भी चेंजेस आते हैं और फिर हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है और ये हमारे जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लाता है। तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। कोई भारी मेडिटेशन और योग के पुराने अर्थों को हम जानते थे तो बहुत उलझ जाते थे। आज हमने इसके बहुत सरल अर्थों को जाना है कि बस याद करना है, और किसे याद करना है? अपने ही उस वास्तविक स्वरूप को। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं, उस याद की यात्रा पर चलते हैं मेरे साथ। चलिए ना, चलते हैं। अगर बातें दिल तक पहुंची हैं, दिल से जुड़ने का प्रयास किया था इस ब्रह्मा कुमार ने, अगर आप इस दिल से जुड़ी है बातें तो चलते हैं, इस आध्यात्म के वाहन पर सवारी करते हैं जो एडवेंचरस है, नया है, अनोखा है, लेकिन सुकून देने वाला है, प्यार और शांति का एहसास दिलाने वाला है। बस हमें उस याद में आना, याद करना है अपने उस वास्तविक स्वरूप को। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लौकिक रीति से अभी इतने समय से जानते आए हैं कि जब भी हम कभी उदास महसूस करते हैं तो क्या करते हैं, अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाते हैं, हैप्पी सीन्स याद करते हैं, उन खुशी वाले पलों को याद करते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें अभी क्या करना है, अपने उस वास्तविक स्वरूप की याद में जाना है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम मेडिटेशन का नाम देते हैं। तो एक छोटा सा मेडिटेशन कह सकते हैं या फिर याद की यात्रा पर चल सकते हैं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार होगा। तो चलिए ऐसे सफ़र की शुरुआत करते हैं, चलते हैं ऐसे सफ़र पर। पूरी तरह से इत्मीनान से बैठ जाएं, पूरा फुर्सत से अपने हर एक विचारों को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दें, एकदम मन चित्त से साथ साथ चलते हैं हम एक ऐसे स्थान पर जो पूर्णतः पवित्र है, एकदम ऐसा पावन स्थान जहाँ कोई भीड़ भाड़ कोलाहल नहीं है, एकदम सुकून वाला स्थान है लेकिन बहुत पवित्र है। वहाँ के वाइब्रेशंस मुझे अनुभव हो रहे हैं कि बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं। ऐसे उच्च वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस वाले स्थान पर बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है, एक अलग सी शांति का अनुभव। और यहाँ पर प्रकृति की भी जो सौंदर्य है, खिलखिलाते हुए फूलों को देखकर दिल से प्यार उमड़ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है इन फूलों पर। और ऐसे प्यार में खोकर ऐसा दिव्य प्रकाश का सामने से अनुभव हो रहा है, मानो एक अंधेरे से एक उजाले की ओर मैं अपना कदम बढ़ा रहा हूँ। और ऐसे पवित्र पावन स्थान पर ऐसा सुकून पाकर सारी कमज़ोरियों को भूल गया हूँ और एकदम शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी हिम्मत एकदम से भरपूर महसूस हो रहा है। और ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस स्थान पर मैं उपस्थित हूँ वहाँ मुझे एक अलग ही अनोखा आनंद का अनुभव हो रहा है, एक ऐसा आनंद जो पहले कभी नहीं पाया। और ये जो आनंद है ना, ये केवल मेरे भीतर नहीं है, ये मेरे बाहर मानो एक आवरण की तरह
मुझे घेर लिया है इस आनंद ने, और इस घेरे में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम मानो मुझे गुदगुदा रहे हो। और इस आनंद के आवरण में मैं बहुत देर तक बैठा हुआ सुकून का अनुभव कर रहा हूँ। आप जितनी देर चाहें इस सुकून में बैठ सकते हैं। ओम शांति।